शिक्षण विधियों के अंदर भाग फर्स्ट के अंदर हम पढ़ लिया था कि भाषा क्या थी, भाषा क्या होती है। हमने देखा था कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जहाँ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कैसे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक। उसी के अंदर हम आज जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो शिक्षण विधियां भाग टू देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमने एक पढ़ा था कि जो भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम है, हमने क्या पढ़ा था कि भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है उसी को क्या बोलते थे? शुभोपली। क्या बोलते थे? शुभोपली। उसी की तरह जब भाषा के मनोवैज्ञानिक की बात नहीं की गई हो और मारिया मोंटेसरी के अनुसार हम देखें तो उसको बोलते हैं शुभोलिप। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाता है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप नजरअंदाज न करते हुए उनको नोट डाउन भी करते रहना है। तो भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो शुभोपली है। और मारिया मोंटेसरी के अनुसार बात करें तो शुभोलेप है। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। अब बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत। तो देखिए, भाषा भाषा क्या है? तो मैंने आपको बताया था, भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। कैसे? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, जिसमें इसको किसकी जरूरत होती है? साधन की, न कि साध्य की। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। साध्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। लेकिन हमें यहाँ पे भाषा के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उससे पड़ती है साधन की। तो बात करते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि, यहाँ पे न लिखना था, न कि वंशानुगत। देखिए न, यहाँ पे क्या है? न नहीं लिखना है यहाँ पे, सॉरी, न यहाँ से मिटा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। है कि वंशानुगत। अब देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है कि वंशानुगत। अब दोनों में से यहाँ पे कवर करने का बात ये कही है कि देखिए, भाषा कोई मतलब पैसा नहीं है, जिसे खरीद कर आप ले लो या पैसे से ले लो। भाषा क्या है? भाषा एक वंशानुगत प्रगति है। वंशानुगत मतलब कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगत क्या कहता है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो गुण हैं वो क्या होते रहते हैं? हस्तांतरित होते रहते हैं। वंशानुगत के अंतर्गत आपने देखा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो गुण हैं वो क्या होते रहते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है कि वंशानुगत है। मतलब भाषा एक ऐसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति मतलब हमें मिली है, जो एक वंशानुगत प्रक्रिया है। कैसे? कि जैसे आपको पता है कि आपके परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जैसी भाषा चलती गई वैसे 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 ट्रांसफर होती गई, और ये एक अर्जित गुण है आपके अंदर जो हमें मिला है। तो इसका कहने का मतलब ही यही है कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, ये वंशानुगत। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत। न कि व्यक्तिगत। अब देखो, भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया कैसे हुई? तो जब देखिए एक बालक है, आप यदि एक बालक की बात करें तो एक बालक, आप जब देखोगे तो बालक जब समाज में जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया मतलब बालक आसपास पड़ोस में देखकर ही अपने आप को सीखता है ना? व्यक्तिगत नहीं सीखता है, अपने आसपास में सामाजिक प्रक्रिया को देखते हुए, समाज के अंदर कई लोगों को देखते हुए, आस पड़ोस को देखते हुए उसके अंदर गुण विकसित होते हैं, भाषा विकसित होती है और वह भाषा से सीखता है। तो भाषा हमेशा देख देख के सीखी जाती है। भाषा जैसा परिवेश रहेगा, जैसा वातावरण होगा, वैसी इंसान की भाषा होगी। तो यही दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट को कवर किया। पहला ये किया कि भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है कि वंशानुगत। दूसरा हमने यहाँ पे पॉइंट कवर किया कि भाषा क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट डाल के मैंने ये लिखा कि यदि बालक पर समाज और परिवार का क्या पड़ता है? प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। तो देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब छोटा बालक होता है तो बालक की प्रथम पाठशाला आपने सुनी होगी, तो क्या होता है? वो परिवार ही होता है। उसके बाद क्या रहता है? विद्यालय के अंदर वो सीखता है, विद्यालय के अंदर कई नई नई चीजों को सीखता है। यानी कि समाज का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, परिवार का भी प्रभाव पड़ता है। तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है? समाज और परिवार का बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर होता है दूसरे पॉइंट के अंदर। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर। तो भाषा जो है वो
अनुकरणात्मक है। भाषा क्या है? अनुकरणात्मक है। भाषा जो है वो अनुकरणात्मक का मतलब ये होता है कि नकल करके ही सीखी जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा या हम भी किसी को देखेंगे और वो कैसे बोल रहा है, उसको देखते देखते हम भी बोलना शुरू होते हैं। तो यानी कि भाषा की क्या की जाती है? नकल की जाती है, और नकल करके ही सीखी जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये निकलता है कि भाषा क्या है? अनुकरणात्मक है। भाषा जो है वो नकल करके ही सीखी जाती है। बात करते हैं भाषा परिवर्तनशील है। देखिए, जरूरी नहीं कि आज आपको हिंदी आ रही है तो आप हिंदी ही बोलोगे। जरूरी नहीं है कि यदि हमें हिंदी आ रही है तो हिंदी ही बोलेंगे, है ना? कल को यदि आपका स्थान चेंज होता है या परिवेश चेंज होता है तो आप मान लो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सीख ली। भाषा बदलती रहती है। भाषा क्या होती है? बदलती रहती है। भाषा परिवर्तनशील है। चौथा पॉइंट ये कहता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के अंदर। तो प्रत्येक भाषा की लिपि और वर्ण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि प्रत्येक भाषा के जो वर्ण और ये होते हैं, ये कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। आपको पता है, मैंने ये बताया था कि इस तरीके से पहले अ को ऐसे लिखा जाता था। पहले अ को इस तरीके से लिखा जाता था, हमने यहाँ पे देखा था इस तरीके से लिखा जाता था। तो ये क्या होते थे कि प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग थी। अब वर्ण भी चेंज हो गए, अब सब बदल भी गए, धीरे धीरे वर्ण भी अलग अलग होते गए। तो प्रत्येक भाषा की लिपि और वर्ण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर भाषा का अपनी अपनी एक लिपि और वर्ण दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे देखिए, प्रत्येक भाषा की लिपि और वर्ण के आधार पर हम अलग अलग होते हैं। तो कैसे? देखिए, ये हमने अभी पढ़ लिया, प्रत्येक भाषा की लिपि और वर्ण के आधार पर अलग अलग होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पॉइंट रिपीट हो गया। बात करते हैं हिंदी भाषा वियोगात्मक है। हिंदी भाषा क्या है? वियोगात्मक है। कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा क्या है? संयोगात्मक है। अब देखो, वियोगात्मक और संयोगात्मक। वियोगात्मक और संयोगात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, राम इज ईटिंग। अब देखिए, यहाँ पे राम जो है वो अपना क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। यहाँ पे राम हमारा कर्ता है। इसी की तरह ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब है। उसी की तरह ईटिंग क्या है? यहाँ पे काम हो रहा है। ईटिंग यानी वर्ब है। वर्ब यानी क्रिया। तो देखिए, अंग्रेजी और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर संयोगात्मक होता है, मतलब एक ही जगह पर सभी चीजें आती हैं। लेकिन जब वियोगात्मक की बात करेंगे तो हिंदी भाषा के अंदर क्रिया, कर्ता, ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा क्या है? वियोगात्मक है, और अंग्रेजी और संस्कृत भाषा संयोगात्मक है। उसमें हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म सबको क्या किया जाता है? अलग अलग लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, भाषा क्या है? कठिन से सरल की ओर चलती है। कहने का मतलब जो भाषा है वो कहाँ से चलती है? कठिन से सरल की ओर चलती है ना? बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है। पहले बच्चा आपने देखा होगा तो बच्चा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो शब्दों को सीखता है तो उसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, लेकिन धीरे 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 करके वो सरल की ओर चला जाता है और एकदम उसी भाषा के अंदर फ्लुएंट हो जाता है। तो यही कहता है कि भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है, भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था भी है। हाँ, तो भाषा के अंदर अनेक ऐसे ध्वनि संकेत है जिसके ऊपर भाषा चलती है। तो उम्मीद है दोस्तों, हमने यहाँ पे 9 पॉइंट को कवर किया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन यह था कि भाषा बिंब क्या होता है। अब देखो, भाषा बिंब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बिंब को समझना है। तो देखिए, जब बिंब की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए चित्र। इसकी बात की गई है चित्र। तो देखिए, भाषा बिंब कितने होते हैं? तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है कि भाषा बिंब कितने हो सकते हैं? 2, 4, 6 या 8। तो आपने पढ़ा भी होगा यदि आपको पता है। यदि नहीं पता है तो आपको याद रखना है, भाषा बिंब जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपने देखा होगा, दृश्य बिंब देखा होगा, श्रव्य बिंब देखा होगा, है ना? विचार बिंब देखा होगा, भाव बिंब देखा होगा। इस तरीके से ये कुछ बिंब होते हैं जिनका चित्र बनता है। तो चलिए, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ बिंब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बिंब क्या है। तो देखिए, प्रतीक बनना मतलब उसका चित्र बनना। प्रतीक बनना मतलब उसका क्या बनना? चित्र बनना। कैसे?
जैसे बिंब की बात की है, बिंब का मतलब ही क्या होता है, चित्र बनना। जैसे पहला बिंब हम यहाँ पे बात करें तो पहला बिंब है अपना दृष्टि बिंब। उसी की तरह दूसरे बिंब की ओर बढ़े तो दूसरा बिंब का मतलब होता है श्रव्य बिंब। क्या होता है, श्रव्य बिंब। तीसरे बिंब की बात करें तो वो होता है भाव बिंब। क्या होता है, भाव बिंब। और लास्ट बिंब की बात करें तो विचार बिंब। इस तरीके से मिलाकर चार बिंब बनते हैं। कैसे, जैसे देखिए एक बालक है, आपने देखा एक बालक है। एक बालक जब छोटा होता है तो वो मान लो बैठा है और बैठे बैठे बोल नहीं सकता, वो मान लो वो बोल नहीं सकता, देख सकता है। तो जैसे मान लो उनके सामने मान लो उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी है या पापा है या जो भी है, वो सब यदि आगे पीछे इसके आगे से होके जाएंगे, कभी इधर से होके जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, अपनी आंखों से उसको देखेगा, अपने आंखों से नजरिए को देखेगा। लेकिन जब इसको किसी चीज की जरूरत होगी तो वह कैसे दर्शाए, क्योंकि ये तो बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन बिंब से दर्शा सकता है। यानी वह यह क्रिया कैसे करेगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रोना स्टार्ट होगा। क्या करेगा, रोना स्टार्ट होगा। जब रोना स्टार्ट होगा तो वह अपने आंखों से देखते हुए सबसे पहले क्या करेगा, दृश्य देखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये दृश्य के यानी आंखों की सहायता से मम्मी को एक बार इधर जाते देखेगा, इधर इधर जाते देखेगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाएगा। तो जब वह रोना स्टार्ट होगा तो रोना स्टार्ट होने पे क्या हो जाएगा, तो रोना स्टार्ट होने पे उसके उसके श्रव्य बिंब बन जाएंगे। और भाव क्या है इसका, रोना। रोना हो गया। अब उसकी मम्मी क्या करेगी, विचार करेगी। मम्मी क्या करेगी, विचार करेगी। विचार मतलब क्या, ये मान लो ये रोया तो इसको पानी का गिलास ला के दे दिया। क्या ला के दे दिया बच्चे को, पानी का गिलास। मान लो बच्चा रो रहा है तो माँ ने एक अंदाजा लगाया। अंदाजा ये लगाया कि शायद इसको प्यास लगी होगी। क्या लगी होगी, प्यास लगी होगी। प्यास लगी होगी तो इसको क्या पिलाया, पानी पिलाया। तो ये क्या था, विचार। अब अगली बार बच्चा क्या होगा कि बच्चे को पता चला, बच्चे को क्या पता चला, बच्चे को ये पता चला कि यदि मैं रो तो मुझे पानी मिलेगा। मतलब इन सभी बिंबों की सहायता से बच्चे ने अपने भाव को व्यक्त किया। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के बिंब थे। जो सबसे पहले था दृश्य बिंब, दूसरा था श्रव्य बिंब, तीसरा था भाव बिंब और चौथा था विचार बिंब। लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं थोड़ा सा, भाषा का महत्व। भाषा का क्या है, महत्व। देखिए, भाषा बालक का क्या करती है, भाषा बालक का सर्वांगीण विकास करती है। भाषा बालक का क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। मतलब सर्वांगीण के अंदर हम बात करें तो कौन कौन से, सर्वांगीण के मतलब शारीरिक, मानसिक, विवेकात्मक, सामाजिक, आर्थिक, ये आपने देखा होगा, ये सभी प्रकार के विकास कौन करती है, भाषा करती है। फिर बात करते हैं भाषा क्या है, ज्ञानार्जन का सरल साधन है। यानी भाषा को अपन आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप भाषा को सीखते हो, देख के सीखते हो या आस पड़ोस से सीखते हो, कैसे भी सीखते हो, भाषा क्या है, ज्ञानार्जन। अब देखिए, ज्ञानार्जन का सरल साधन है। भाषा एक प्रकार का साधन है, मैंने आपको बताया था, जो ज्ञान अर्जित करने में आपकी मदद करती है। अब बात करते हैं, भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अब देखिए, हमारी भाषा यानी कि यदि हम हिंदी भाषा को पकड़ के नहीं रखते हैं, हम यदि हिंदी भाषा के बारे में नहीं बोलते और भाषाओं को सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, राष्ट्रीयता का, एकता का प्रतीक भी है। बात करते हैं, भाषा अध्ययन एवं अध्यापन का साधन है। भाषा जो है वो अध्ययन और अध्यापन का साधन है। अध्ययन का मतलब पढ़ना और अध्यापन का मतलब पढ़ाने का। तो मतलब भाषा जो है वो पढ़ने के लिए भी काम आती है, पढ़ाने के लिए भी काम आती है। तो इन दोनों के मध्य भी क्या है, ये साधन है। कौन है, भाषा। तो आपको समझ में आया, भाषा अध्ययन और अध्यापन का साधन भी है। फिर बात करते हैं, भाषा लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी साधन है। बालक बोलना भी सीखता है, बालक लिखना भी सीखता है, मौखिक भी बोलता है, लिखित भी बोलता है, कभी रोता है, कभी बह बोलना भी सीखता है। तो ये सभी क्या है कि भाषा लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्ति का क्या है, एक साधन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया शिक्षण विद्या 2। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे शिक्षण विद्या कौन कौन सी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।